Subscribe now. साकिब अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसकी उम्र 11 साल थी। वो बड़ा कमज़ोर और दुबला पतला लड़का था। इसकी सूरत देखकर यूं लगता था जैसे वो अभी रो पड़ेगा। दरअसल वो अपने माँ बाप की बेजा सख्ती का शिकार था। उसका बाप छोटी छोटी बात पर इसे डांटता रहता था। अगर इससे कोई नुकसान हो जाता तो फिर उसकी शामत आ जाती। इसका बाप निहायत बेदर्दी से इसे पीटता था, जिसके बायस वो कई कई दिन तक दर्द से कराहता रहता था। इसके जिस्म पर जगह जगह नील पड़े दिखाई देते थे। यही वजह थी कि साकिब हर वक्त खौफ का शिकार रहता था। इससे स्कूल का होमवर्क भी दुरुस्त नहीं हो पाता था, जिसके बायस अक्सर स्कूल में इसकी मिस इसे डांटती थी। खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल और नालायक बनता जा रहा था। वो स्कूल जाने के नाम से लरसता था, मगर बाप की मार पीट के डर से मजबूरन स्कूल भी जाता था। इसकी कॉपियाँ गंदी और फटी रहती थीं। अक्सर इसके फेलो बच्चे इसके बस्ते से चीज़ें निकाल लेते थे और इसका खूब मजाक उड़ाते थे, मगर साकिब इनके सामने बेबस दिखाई देता था। वो उनके सलूक की शिकायत करता तो किससे? बाप से करता तो उल्टा मार पड़ती, मिस से करता तो वो उसे ही कसूरवार ठहराती। आम लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि साकिब निहायत मजलूम बच्चा था, जो एहसास महरूमी और ख़ुद अजियती में मुब्तला हो चुका था। उसकी हालत की तरफ ना तो उसकी माँ गौर कर रही थी और ना ही उसका बाप। इन दिनों का सिर्फ यही तकाजा था कि वो दिल लगाकर पढ़े और घर की चीज़ों का नुकसान ना किया करे। साकिब से होने वाले नामुनासिब सलूक ने उसकी शख्सियत मस्ख कर दी थी। वो अक्सर छोटे जानवरों से खेलता हुआ दिखाई देता और फिर उन्हें बेदर्दी से हलाक किया करता था और दीगर छोटे जानवर हलाक कर दिए थे। वालिदैन इसकी इन हरकत से बेखबर थे। दिन भर की डांट टपट के बाद रात को वो बिस्तर पर भी खौफज़दा रहता। इसे देर तक नींद नहीं आती थी और वो इधर उधर करवटें बदलता रहता। लेटे लेटे इसे अजीबो गरीब एहसास अपने घेरे में ले लेते थे। कभी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई छत फाड़ कर आ जाएगा और उसकी गर्दन दबोच लेगा, और कभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। वो इस खौफ से कि कोई भी अभी अंदर आ जाएगा जल्दी से चादर में मुंह छुपाकर लेट जाया करता था। ये मंगल की रात की बात है कि साकिब को ग्लास टूट जाने पर अपने बाप से बहुत मार पड़ी थी। वो दर्द से कराहता हुआ अपने कमरे में चला आया। आज उसे सज़ा के तौर पर खाना भी नहीं दिया गया था। वो अपनी आस्तीन से आंसू पोंछता हुआ बिस्तर पर लेट गया। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। वो सिसकता हुआ खाली नज़रों से छत को घूर रहा था। जब भी देर गुजर गई तो उसके जिस्म को कुछ आराम मिला। दर्द का एहसास कम हुआ तो उसकी सिसकियाँ और आंसू भी गायब हो गए। अलबत्ता भूख की वजह से पेट में हलचल मची हुई थी। वो लेटे लेटे सोच रहा था कि अगर वो खामोशी से उठकर बावर्ची खाने में जाए तो वहाँ पड़ी फ्रिज में से यकीनन उसे कुछ ना कुछ खाने को मिल सकता है। लेकिन ये ख्याल उसके इरादे पर पाबंद बांधे हुए था कि अगर वहाँ कोई शय गिर गई तो खटकते से यकीनन अम्मी अब्बू की आंख खुल जाएगी और फिर उसकी खैर नहीं। वो यूं ही दम साधे लेटा रहा। अचानक उसे दरवाजे के बाहर भारी भारी बूटों की चाप सुनाई दी। ये चाप ना तो उसके अब्बू के कदमों की थी और ना ही उसकी अम्मी के जूतों की। वो चौंक कर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बदन में खौफ की ठंडी लहरें दौड़ रही थीं। बाहर कौन हो सकता है? शायद कोई जिन या भूत? उसका मुंह खुश्क होने लगा। फिर जब कमरे के कवाड़ जोर से हिले तो साकिब की सीटी गुम हो गई। उसने चादर खींची और जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और पलंग के नीचे घुस गया। उसने चादर से अपने आप को लपेट रखा था। अब दरवाज़ा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे का कमज़ोर लॉक ज़्यादा देर तक ठहर ना सका और दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। साकिब पलंग के नीचे से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा फक हो चुका था। उसे दरवाजे में से 4 बड़े बड़े पैर अंदर आते हुए दिखाई दिए। इन पैरों में पुराने चमड़े के मैले बूट थे। साकिब ने झुककर इनके बालाई जिस्म को देखने की कोशिश की। टखनों से ऊंची नारंगी रंग के पतलून पहने इसे 2 भारी भरकम आदमी दिखाई दिए, जो शक्लो सूरत में देव लगते थे। दोनों के जिस्म बेहद फरबा थे और पेट तो नत बाहर निकली पड़ी थी।
टखनों से ऊंची नारंगी रंग के पतलून पहने उसे दो भारी भरकम आदमी दिखाई दिए जो शक्लो सूरत में देव लगते थे। दोनों के जिस्म बेहद फरबा थे और पेट तुंद बाहर निकली पड़ी थी जिसे उन्होंने बेल्ट के जरिए बांध रखा था। एक आदमी के बाल और दाढ़ी टमाटर जैसे सुर्ख रंग की थी, मोटे मोटे होंठ लटके हुए थे और टेढ़े मेढ़े गंदे दांत होंठों के ऊपर दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरा आदमी कुछ ज्यादा अजीब था। इसके बालों और दाढ़ी का रंग गहरा नीला था। उसका बाकी हुलिया पहले आदमी जैसा ही था। दोनों ने सरों पर खेलने वाली टोपियां पहन रखी थी। वो दोनों अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। साकिब सोच रहा था कि ये शोर शराबा सुनकर उसके अम्मी अब्बू उठ चुके होंगे और वो अभी आते ही होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों साकिब के बिस्तर की तरफ बढ़े। बिस्तर खाली पाकर एक आदमी बोला, लड़का बिस्तर में नहीं है, ढूंढो, यहीं कहीं छुपा हुआ है, मुझे उसकी बू महसूस हो रही है। ये सुनकर साकिब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो डर के मारे चादर में कांपने लगा। दूसरा शख्स हंस कर बोला, बच्चे, तुम जहाँ कहीं छुपे हो बाहर निकल आओ, वरना हम तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ देंगे। साकिब ये सुनकर मजीद डर गया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सुबह उसकी खैर नहीं होगी। खिलौने तोड़ने के जुर्म में उसे अलग मार का सामना करना पड़ेगा। खौफ की वजह से वो पलंग के नीचे ही दबका रहा। उस आदमी ने वाकई वैसा ही किया जैसा कहा था। उसने शेल्फ में रखे हुए साकिब के कीमती खिलौने निकाले और जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिए। खिलौना जमीन से टकराता और खौफनाक आवाज में टूटकर पाश पाश हो जाता। नीली दाढ़ी वाले ने इसके सारे खिलौने और किताबें निकालकर जमीन पर फेंक दी। सुर्ख दाढ़ी वाले ने हद कर दी। उसने छत का बड़ा बल्ब फोड़ डाला था। कमरे में रोशनी कम हो गई। अब सिर्फ जेरो का नीला बल्ब बचा था। अगर वो भी टूट जाता तो साकिब को कुछ दिखाई ना देता। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता। लगता है वो बच्चा कमरे में है ही नहीं। नीली दाढ़ी वाले अपने साथी से कहा, वो यही है, मेरी नाक इसकी बू सूंघ रही है, उसे चीजों के पीछे ढूंढो अहमक। सुर्ख दाढ़ी वाले ने उसे डांट कर कहा। फिर वो दोनों कमरे में पड़ी चीजों के पीछे ऊपर नीचे से साकिब को ढूंढने लगे। जब सुर्ख दाढ़ी वाला पलंग की तरफ बढ़ा तो साकिब के टांगों में से जैसे जान ही निकल गई। वो हड़बड़ा कर पीछे हटा। दूसरे लम्हे भारी भरकम पलंग हुआ में उठता चला गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसका दूसरा पार्ट भी सुनना है तो अब पार्ट 2 पर क्लिक करें। बच्चों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को तो लाइक कर दो।